सो वेरी वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू द न्यू वीडियो ऑफ द एफएम क्लासरूम। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर होगा फाइनेंसिंग डिसीजंस, जैसे कि कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा कंसेप्ट पे भी ध्यान देते हुए चलेंगे, फार्मूला पे भी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। लेकिन उससे पहले एक चीज़ हम पढ़ते हैं यहाँ पे, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ बिजनेस होता है, वो दो चीज़ से बनता है। एक हमारा होता है एक इक्विटी, और एक होता है डेट। ओके, ये दो चीज़ मिल करके मार्केट वैल्यू ऑफ बिजनेस हमें देता है। तो अगर हमें इक्विटी का मार्केट वैल्यू पता करना है तो उसके लिए फॉर्मूला हमें गिवन है ये वाला। इसमें दो कंपोनेंट है, एक है एनआई का मतलब क्या है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, और एक है केई हमें क्या बताता है, इक्विटी का कैपिटलाइजेशन रेट। सी, इक्विटी का कैपिटलाइजेशन रेट अब हमें क्या बताता है ना, कि अर्निंग्स बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स क्या कर रहे हैं, इसी रेट पर अर्निंग कर रहे हैं जो भी बिजनेस अर्न कर रही है। फॉर एग्जांपल, एक बिज़नेस 10 लाख रुपीज़ अर्न कर रही है, तो ये 10 लाख रुपीज़ अर्न करने के लिए तो बिज़नेस ने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा, तब जाके उस इन्वेस्टमेंट से ये बिज़नेस 10 लाख रुपीज़ अर्न कर रही है। तो अब हमें अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है, फॉर एग्जांपल 10% मान के चलते हैं कि जो इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं वो 10% अपना रिटर्न अर्न करते हैं, ठीक है, 10% अर्न करते हैं। और बिज़नेस क्या अर्न कर रहा है, बिज़नेस अर्न कर रहा है ये 10 लाख रुपीज़। इसका मतलब ये जो 10% है वही ये 1 लाख रुपीज़ है। तो अगर ये 10% है तो 100% क्या होगा, तो 100% फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो अर्निंग है उसे हम डिवाइड कर देंगे किस चीज़ से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो हमें 100% का वैल्यू मिल जाएगा। ये वैल्यू क्या होगा, 100% ऑफ इक्विटी, ठीक है। इक्विटी गिवन होगा, तो हम इक्विटी हमारे पास इस तरीके से मिल जाएगा, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम डेट ऐड कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ बिजनेस, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। सी, एक जो फर्म होता है वो दो जगह से मनी रेज करता है। एक हमारा इक्विटी है और ऐसे एक डेट है। मैंने आपको बताया था, डेट रेज करने के लिए हम उस पर एक इंटरेस्ट लेते हैं, आई मीन इंटरेस्ट पे हम डेट रेज करते हैं, कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं मार्केट को, और इक्विटी पे भी हमें कैपिटलाइजेशन रेट लगता है, ठीक है। सो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, जो इक्विटी पे हमारा कॉस्ट है और जो डेट पे इंटरेस्ट है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे इन द प्रोपोर्शन, जिस प्रोपोर्शन में इक्विटी और डेट है उस बिज़नेस में, तो हमें ओवरऑल कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। ओवरऑल कॉस्ट हमें मिल जाएगा उस बिज़नेस के लिए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे ये गिवन है कि हमारा जो भी अर्निंग होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसे अगर हम वैल्यू ऑफ फर्म से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक सर्टेन परसेंटेज मिलेगा, फॉर एग्जांपल x%। तो ये x% क्या हमें शो कर रहा है कि इस वैल्यू ऑफ फर्म से हम इतना इनकम जनरेट कर रहे हैं, इस वैल्यू ऑफ फर्म से, यानी कि ये फर्म में इन्वेस्ट करके इक्विटी और डेट से पैसा रेज करके हम इतना इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। तो वो इनकम कितना परसेंट है, x%, दैट विल बी कॉल्ड एज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने का दो तरीका है, एक ये यहाँ पे गिवन है, और दूसरा हम आगे इलस्ट्रेशन नंबर 2 में एक बार देखेंगे जब वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में हम रीड करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रूपा लिमिटेड EBIT इज़ 5 लाख रुपीज़। कंपनी के पास क्या है, 10% 20 लाख डिवेंचर्स, और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट KE इज़ 16%। हमें क्या कैलकुलेट करना है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऑल्सो वैल्यू ऑफ फर्म। मैं आपको यहीं पे सॉल्व करके बता देता हूँ। सी, हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास EBIT गिवन है, इंटरेस्ट बिफोर इनकम एंड इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, कितना है, 5 लैक्स। अब जैसा कि नाम में गिवन है EBIT,
अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसका मतलब इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स के हक में ये इंटरेस्ट होता है क्या? नहीं, इंटरेस्ट सिर्फ डिबेंचर होल्डर्स के लिए होता है। शेयर होल्डर्स के लिए क्या होता है, इक्विटी होल्डर्स के लिए क्या होता है, जो इंटरेस्ट बांटने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट में हक होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का, बट इंटरेस्ट में हक नहीं होता। तो अगर इंटरेस्ट में हक नहीं होता है तो हमें क्या करना होगा, इसमें से इंटरेस्ट रिमूव करना पड़ेगा। तो हम क्या रिमूव करेंगे, इंटरेस्ट। अब देखते हैं हमें कितना इंटरेस्ट देना है। 10% इंटरेस्ट ऑन 20 लाख डिवेंचर्स, ₹20 लाख। तो 20 लाख पे 10% हम कितना इंटरेस्ट देंगे, 2 लाख रुपीज़। बचेगा कितना हमारे पास, 3 लाख। अब अर्निंग बिफोर टैक्स, इस अमाउंट पे इक्विटी शेयर होल्डर्स का हक है, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स इतना अमाउंट अर्न कर पा रहे हैं। ठीक है, सो अब हमें क्या करना होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी फाइंड करना है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का हमने क्या फॉर्मूला बताया था, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का नेट इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो नेट इनकम क्या है हमारे पास, 3 लाख, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है 16%। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, ये होगा 18,75,000। हमें क्या मिल गया, हमें मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल गया। ठीक है, हमें जो एक पहला चीज़ जो फाइंड करने के लिए बोला गया था, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये हमने फाइंड कर लिया। अब वैल्यू ऑफ फर्म फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे फाइंड होगा, मैंने बताया था कि जब हम मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में मार्केट वैल्यू ऑफ डेट ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 18,75,000 और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट जो कि 20 लाख और यहाँ पे गिवन है। तो आंसर क्या होगा, 38,75,000। ये हमारा क्या है, हमारा सेकंड आंसर है 38,75,000, जो कि है मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, हमारा ये है। ठीक है, तीसरा अब हमें फाइंड क्या करना है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैं आपको बता चुका हूँ अभी, जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा, तो वो क्या होगा, EBIT बाई मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। ये क्यों होगा, मैं फिर से बता देता हूँ। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों होता है, क्योंकि हमें फाइंड करना होता है कि जो भी वैल्यू ऑफ फर्म हमें मिला है उस पर हमने कितना इनकम अर्न किया है, बोथ फॉर डिवेंचर होल्डर्स एंड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या है, 5 लाख, और मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म क्या हमने फाइंड किया अभी, 38,75,000। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, 12.90%। आई मीन से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा परसेंटेज में आंसर आ जाएगा 12.90। ये क्या होने वाला है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक बार मैच कर लेते हैं आंसर। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज 18,75,000 एंड मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इज 38,75,000। सी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हमारा क्या है, 18,75,000 और मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इज 38,75,000। और हमें क्या मिला, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा क्या है, 12.90 एंड हेयर इज ऑल्सो 12.90। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आई मीन आंसर समझ में आ गया होगा। इट्स वेरी इजी। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 रीड करते हैं। इसमें हमें क्या डेटा गिवन है, EBIT ऑफ 1 लाख रुपीज़। जो कंपनी है वह दो चीज़ का यूज़ करती है, डेट एंड इक्विटी कैपिटल। तो हमें क्या 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 यहाँ पे देखने को मिलेगा, 10% डिवेंचर ऑफ 5 लाख। इसका मतलब क्या है कि हमें इस 5 लाख पे 10% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 50,000। आगे रीड करते हैं। फर्म्स का जो है इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इज 15%। ठीक है, फाइन यहाँ तक। अब हमें क्या क्या कंप्यूट करना है, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सी टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म मैंने पहले ही बताया था, इसमें क्या क्या आता है, डेब्ट प्लस इक्विटी।
तो यहाँ पे अलग से इन्होंने कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड मार्केट वैल्यू ऑफ डेट फाइंड करने को नहीं बोला। आई मीन डेट का तो हमें वैल्यू गिवन है, बट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी फाइंड करने को नहीं बोला। सीधा क्या कह दिया, टोटल वैल्यू फाइंड करने। टोटल वैल्यू में हमें पता है कि हमें डेट का ज़रूरत है, बट हमारे पास डेट तो ये गिवन है यहाँ पर, बट हमें इक्विटी का वैल्यू नहीं गिवन है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं गिवन है, तो हमें वो फाइंड करना है। तो इट्स एज ईजी एज जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। क्या किया था हमने, पहले हमने EBIT कैलकुलेट, EBIT हमें जो गिवन था 1 लाख रुपीज़, इसमें हमसे क्या किया, हमने डिबेंचर होल्डर का हिस्सा हटा दिया। वो क्या होता है, वो इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो उसका इंटरेस्ट क्या था, ये देखिए हमने यहाँ फाइंड करके रखा है 50,000 रुपीज़। तुम्हारा आंसर क्या है, 50,000 फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी से इसे डिवाइड कर देना होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। वो क्या होगा, 50,000 डिवाइडेड बाय क्या है, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट इज 15%। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, 3,33,333.33 भी है, उसे हम इग्नोर कर लेते हैं। तो ये हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हमें मिल गया। सो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हमें मिल गया। हमारे पास डेट का वैल्यू पता है, तो क्या हम मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकाल सकते हैं क्या। तो हमारा फर्स्ट का आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ये रहा, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख रुपीज़। तो हमारा ओवरऑल क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म विच विल बी 8,33,333। ये हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। तो हमें टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म तो मिल गया। अब हमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। इसमें हमें दो तरीका सिखाया गया है। पहले में जो पिछले क्वेश्चन में बनाया गया था वो यूज़ करके मैं बता देता हूँ कि मार्केट वैल्यू ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होने वाला है। उसका फॉर्मूला क्या था, EBIT अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म विच गिव्स अस 12.0%। इसका मतलब 12%। यहाँ तक ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जो अल्टरनेट तरीका है वो, जो अभी तक मैंने आपको फार्मूला बताया EBIT बाई मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म का। इसमें हम क्या देखेंगे कि इस EBIT में वो सारा इनकम इंक्लूडेड है जो फर्म ने जनरेट किया है फॉर बोथ इक्विटी होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है। और ये मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म से हम डिवाइड कर देते हैं। तो क्या ये जो बोथ इंक्लूडेड है इसमें डिबेंचर और इक्विटी का पार्ट, वो क्या हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग करके अगर हम रेस्पेक्टिव कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर दें जितना भी कॉस्ट है, मतलब कि इसमें से हम क्या अलग कर लेंगे, इसमें से हम एक इक्विटी का पार्ट अलग कर लेंगे और डेट का पार्ट अलग कर लेंगे। इन दोनों का सेपरेट सेपरेट कॉस्ट कैलकुलेट करके और इनका जो भी वेटेज होगा उसके अकॉर्डिंग इस वेटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका रेस्पेक्टिव वेटेड कॉस्ट मिल जाएगा। और उन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको करके बताता हूँ क्या होता है। यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम KO से डिनोट करते हैं। तो अब क्या होगा, हमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में दो चीज़ इंक्लूडेड होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जितना भी होगा हमें उसे इक्विटी के वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वेट कितना है इक्विटी का, इस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फर्म, इस ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म में 8,33,333 के अंदर इक्विटी का वेट कितना है, ओनली 3,33,333। तो जितना भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा हम उसके रेस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वेट ऑफ इक्विटी क्या है, अपॉन 8,33,333। ये इक्विटी का वेट है इस ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म में, और उसे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। तो ये इक्विटी का पार्ट हो गया। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, डेट का पार्ट। हमारा डेट का कॉस्ट कितना है, हमें डेट लेने के लिए कितना कॉस्ट देना पड़ रहा है, हमें 10% देना पड़ रहा है। जब हमें डेट लेना पड़ रहा है मार्केट से, जब हम ले रहे हैं तो हमें 10% का रेट देना पड़ रहा है। तो हमारा कॉस्ट ऑफ डेट जितना भी होगा
हमें डेट का वेट देखना होगा। डेट का वेट क्या है, इस ओवरऑल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म में हमारा डेट कितना है, 5 लाख का, यानी इस 8,33,333 में से 5 लाख डेट का है। तो हमें 5 लाख से मल्टीप्लाई करके 8,33,333 से डिवाइड कर देना होगा। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या गिवन है क्वेश्चन में, 15%। 15% इंटू 40%, और कॉस्ट ऑफ डेट क्या है 10% इंटू, और ये रिमेनिंग क्या होगा 60%। तो इसे फर्दर सॉल्व करते हैं हम, 6% प्लस 6%, हमारा आंसर क्या होने वाला है, 6 + 6 = 12%। हमने जो पिछला तरीका भी यूज़ किया था ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए, उसमें भी हमारा आंसर 12% ही आया था, और इस अल्टरनेट तरीके से भी हमारा आंसर 12% ही आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में भी सेम यूज़ किया गया है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये देखिए, ये फॉर्मूला है जिसे हम जिसे यूज़ करके इन्होंने आंसर निकाला है। ओवरऑल वैल्यू, और ये शेयर कैपिटल का वैल्यू, ये डेट का वैल्यू, और ये ओवरऑल वैल्यू। तो इसे सॉल्व करके 12% आंसर आया इनका। और अल्टरनेट तरीका जो भी है, जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन में हमने यूज़ किया था इजी वाला, वो 12%, उससे भी दोनों का आंसर सेम आता है। ठीक है, आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। तो चलिए अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 हम रीड करते हैं। इसमें क्या गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। सी कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक कंपनी जब कभी कैपिटल रेस करती है, तो मैंने बताया था 2 तरीके से रेस कर सकती है, या तो वो इक्विटी लेगी या तो वो डेट लेगी। ये कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है किसी भी कंपनी का। तो कंपनी बहुत ज़्यादा इक्विटी भी नहीं बांट सकती और बहुत ज़्यादा डेट भी नहीं इशू कर सकती, क्योंकि इंटरेस्ट का रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कंपनी को एक ऑप्टिमम बैलेंस चाहिए दोनों के बीच में, इक्विटी के बीच में और डेट के बीच में। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बताइए डेट और इक्विटी का, जो कंपनी यूज़ कर सकती है। और हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये हमारे पास 7 ऑप्शन है। 7 ऑप्शन में क्या गिवन है कि फर्स्ट ऑप्शन में हमें कॉस्ट ऑफ डेट कितना मिल रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना मिल रहा है, और परसेंटेज ऑफ डेट ऑन टोटल वैल्यू। मतलब ये क्या बता रहा है, परसेंटेज ऑफ डेट ऑन टोटल। मतलब अगर ये जो वैल्यू बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये वैल्यू ऑफ डेट है ऑन टोटल। तो ज़ीरो का मतलब जो भी टोटल वैल्यू कंपनी रेस कर रही है, उसका डेट कितना है, ज़ीरो। मतलब जो रिमेनिंग बैलेंस किस चीज़ से इशू कर रहा है कंपनी, वो कंपनी इशू कर रहा है इक्विटी से। तो इसे हम 2 पार्ट में सेग्रीगेट कर देते हैं, एक डेट और एक, ये तो डेट का ही वैल्यू है, एक हम इक्विटी का बना लेते हैं कि अगर ये डेट है तो इक्विटी कितना होगा। तो अगर डेट हमारा 0 है तो इक्विटी क्या होगा 1, यानी 100% इक्विटी। सेकंड ऑप्शन में 10% डेट का इशू किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, तो इक्विटी कितना इशू किया जाएगा 0.9। उसी तरह से यहाँ पर 0.8, 0.7, 0.6, 5 एंड 0.4 ये वैल्यू ऑफ इक्विटी है। जब वैल्यू ऑफ डेट क्या है, आई मीन वेटेज ऑफ डेट, परसेंटेज ऑफ डेट क्या है 0.2, तो परसेंटेज ऑफ इक्विटी क्या होगा, जो भी रिमेनिंग होगा, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर में 2 ही चीज़ है, एक है डेट, एक है इक्विटी। अगर हमें डेट गिवन है ऑन टोटल, तो जो भी रिमेनिंग होगा वो इक्विटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 वेटेज यूज़ करके हमें क्या फाइंड करना है, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता ही दिया था, जो अल्टरनेट वे मैंने बताया था रिस्पेक्टिव वेट को कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट से मल्टीप्लाई करने का, वही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। इसको मैं एक बार शिफ्ट कर देता हूँ इस जगह पे। आई होप आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसे सॉल्व में कर लेता हूँ ऐसे। तो अब हम सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। हमने क्या बताया था, हमारा कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम रेस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट गिवन है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है, इक्विटी का वेट गिवन है और डेट का भी वेट गिवन है। तो फार्मूला बहुत ईजी है। फार्मूला क्या है हमारा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाइड बाई वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट
इंटू वेट ऑफ डेट, जो यहाँ पे भी हमने वेट ही यूज़ किया था पिछले क्वेश्चन में, तो सेम हम यहाँ पर वेट यूज़ करने वाले हैं। तो हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है इस ऑप्शन में, हमारा 13%, और इक्विटी हमारा कितना वेटेज है 1, और कॉस्ट ऑफ डेट क्या है हमारा 11%, और कॉस्ट वेटेज ऑफ डेट क्या है 0। तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या होगा 13%। 13% हमारा कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होने वाला है। नेक्स्ट के लिए हम क्या देखते हैं, हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है 13% मल्टीप्लाइड बाई वेट ऑफ इक्विटी क्या है 0.9 प्लस 11% डेट का, और उसका वेटेज क्या है 0.1। तो इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा 12.8%। सेम फॉर द थर्ड, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा 14% इंटू वेट ऑफ इक्विटी है 0.8 प्लस कॉस्ट ऑफ डेट 11.6% इंटू वेटेज क्या है 0.2। इसका आंसर क्या है 13.52%। सेम 14.10। नेक्स्ट हम लेंगे क्या 16%, इसका वेटेज क्या है 6 प्लस 13% इंटू 0.4 विच गिव्स अस 14.8%। और ये सिमिलर हम फार्मूला यूज़ करेंगे और इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। ये वेरी इजी है, सारा सेम रहेगा जैसे हमने ऑलरेडी ये यूज़ किया हुआ है। मैच कर लेते हैं ये दो चार जो भी है, और 13 12.8 13.52, सी 13 12.8 13.52 14.1 14.8 13.1 14.8, और ये दो जो हम फार्मूला अभी जो छोड़ दिया हमने वो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या है 16.5 एंड 18.8। अब ये जो हम फाइंड कर लेंगे तो हमें क्या फाइंड करना है, मेन क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमल मतलब कि जहाँ पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे लो होगा वो हमारा प्रोपोर्शन बेस्ट होने वाला है। तो हम क्या देखेंगे, इसमें से सबसे लोएस्ट क्या है 12.80। 12.80 जब हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रहा है तो हमारा डेट कितना है और इक्विटी कितना है वो वेट हम चेक कर लेते हैं। जब ये 12.8 हमने फाइंड किया तो हमारा डेट क्या है 10% और इक्विटी क्या है 90%। इसका मतलब हमारा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, डेट जब 90% होगा, सॉरी डेट जब 10% होगा और इक्विटी 19% होगा तब हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे लो रहने वाला है। तो यही हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन ये आंसर भी समझ में आया होगा। सो इस वीडियो के लिए यहीं तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेरी होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो।